पहले ग्लोबल संकेत और सीधे नीरज के पास। नीरज, शुक्रवार को हमने देखा वो मोमेंटम थोड़ा सा अटकता हुआ, मैं पढ़ रहा था कुछ वो ड्रोन वोन चाइना ने कब्जा कर लिया यूएस का, उसके चलते वो पॉलिटिकल कंसर्न्स एमिनेट हुए थे। क्या मामला है और ये कैसे देखूं कि एशियन मार्केट्स में भी आज उसका कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, एक सबमरीन ड्रोन थी जिसको चाइना ने ले लिया, वो थोड़ा सा वाटर क्रॉस हुआ था, उस वजह से है, तो वो एक कंसर्न थोड़ा सा दिखा, लेकिन बहुत बड़ी इससे चिंता की बात नहीं, क्योंकि बाद में ट्रम्प की ओर से कई सारे ट्वीट्स आए जिससे वो क्लैरिटी आती हुई दिखी। लेकिन चूंकि कंसर्न था, इस वजह से मार्केट जो है फ्राइडे को यूएस के थोड़े से फ्लैटेस्ट मोड में बंद हुए, 8-10 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे था। और दूसरा जो एशियाई बाजार आज कमजोर खुल रहे हैं, उसकी वजह ये नहीं है क्योंकि एशियाई बाजार इस समय डिकपल्ड है, यूएस से क्यों नहीं ले रहे हैं वो। दूसरी तरफ यूरोप में बहुत अच्छी खबर आई, इटली की तरफ से आई कि 1500 करोड़ यूरो की रिकैपिटलाइजेशन कर सकते हैं बैंकों का, तो इस वजह से शुक्रवार को यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो जो ये कंसर्न था जियो पॉलिटिकल वाला चाइना को लेकर के, इसको तमाम एक्सपर्ट जो मैं पढ़ रहा था उसमें बहुत ज्यादा उनको चिंता नहीं है इस बात को लेकर के, वो परेशान भी नहीं है। उनका मानना है कि एक दिन के पॉज के बाद अब फिर से आपको डाउ जोन्स चलता हुआ दिखेगा, जो सेंटा क्लॉज रैली अब चलेगी वो कंटिन्यू रहेगी, और उनका तो ये मानना है कि जनवरी के पहले फोर्टनाइट यानी 15 जनवरी तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है, डिस्पाइट इसके बहुत सारे फंड मैनेजर छुट्टी मनाएंगे। तो बहुत ज्यादा वैसा कंसर्न नहीं है, क्योंकि क्रूड की तरफ से सपोर्ट बना हुआ है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, गोल्ड नीचे बना हुआ है। तो जैसा सेटअप अमेरिका फेड रेट हाइक के बाद बना था इकोनॉमी और वर्ल्ड मार्केट का, उस सेटअप में बहुत चेंज नहीं आया। ये एक छोटा सा वन ऑफ ब्लिप है जो आज सबसाइड होता हुआ दिखेगा। ओके, तो बहुत ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है। शुक्रवार को माइल्ड वीकनेस थी, तो ट्रंप रैली थी और होप्स हैं कि अब वो सेंटा क्लॉज रैली यानी कि साल के आखिरी दिनों में जो आमतौर पर अमेरिकन मार्केट्स में मजबूती आती है, एनएवीज बढ़ाने की कोशिश करी जाती है ताकि रिटर्न साल के कैलेंडर ईयर के अच्छे देखने को मिले, तो वो बाइंग जो आती है उसका फायदा अब अमेरिकन मार्केट्स को मिलते हुए नजर आएगा। 20,000 के बेहद करीब तो डाउ जोन्स वैसे ही खड़ा हुआ है, तो अब पहली बार वो 20,000 के स्तर शायद इस सैंटा क्लॉज रैली के समय आपको पार होते हुए नजर आए। तो जैसे नीरज हाईलाइट कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ना सिर्फ इस कैलेंडर ईयर एंड बल्कि शायद अगले साल की शुरुआत तक ये बाइंग कंटिन्यू होती हुई नजर आए। होप्स ड्रिवन रैली है इस बात का, लेकिन ध्यान रखें ट्रंप साहब के आने के बाद वो कहा जा रहा है ट्रंपोनॉमिक्स प्ले करेगी, यानी कि अमेरिका में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम मेजर्स जो उठाएंगे उसका फायदा मिलने वाला, और इसीलिए उस मूव को प्रीएम्प्ट करते हुए ये रैली है। होप्स रैली हम भी बहुत देख चुके हैं इंडिया में, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत जरूर होगी। जहां तक एशियन मार्केट्स की बात है, युआन का जो मिड पॉइंट है, मैं देख रहा था चाइना की युआन जो करेंसी है 2008 के मई के बाद से लोएस्ट लेवल पे पेग करी गई है डॉलर के अगेंस्ट में। तो वो क्योंकि चाइना से जो कैपिटल आउटफ्लोज होते हैं उसे रोकने की कोशिश है, जो उनके पास फॉरेन करेंसी है उसका इस्तेमाल करने के लिए ऐसा करा जा रहा है। तो एशिया की भी तमाम खबरें आती हुई और कुछ हद तक थोड़ी सी वीकनेस ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के चलते थी। लेकिन चलिए आज के सेशन कैसा रहेगा उससे पहले मैं बता दूं कि शुक्रवार को ट्रेडिंग सेशन कैसा था। तमाम हेडविंड्स थी, मतलब कि तमाम दिक्कतें थी उस सेशन को लेकर। एक तो एफआईआई की सेलिंग का आंकड़ा बड़ा तगड़ा था गुरुवार का, उसके बाद डॉलर में जो मजबूती आ रही थी, 14 साल के हाईस पे डॉलर पहुंच गया था, और वीकेंड का फैक्टर तो लग रहा था प्रेशर होगा। उस लिहाज से सेशन अच्छा था शुक्रवार का। महज 14 अंक के दबाव के साथ निफ्टी ने कामकाज कराए, हालांकि दिन के लोज के आसपास हाई से 40 पॉइंट नीचे जरूर क्लोज हुए, लेकिन बहुत ज्यादा सेल ऑफ देखने को नहीं मिला। पर ब्रॉडर मार्केट्स में पेन था, मिड कैप्स में 0.5%, स्मॉल कैप में 1/4% के आसपास का, इसलिए मार्केट ब्रेथ कमजोर थी। दिक्कत की बात थी बैंक्स, अंडर परफॉर्मेंस था शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, ऑलमोस्ट 0.5% दबाव बैंक्स में था। मेटल, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, कुछ और पॉकेट्स थी जो हैवीवेट्स कैटेगराइज होती है, इन सब में प्रेशर था। मेरे ख्याल से एक ही पॉकेट जो कुछ हद तक आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी वो थी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में आईटी। एक और दिक्कत की बात है एफआईआई की सेलिंग। हालांकि शुक्रवार को जो नंबर है वो तो छोटा है, 90 करोड़ रुपए के आसपास कैश मार्केट की सेलिंग हुई है एफआईआई के द्वारा, लेकिन दिक्कत की बात कि बीता पूरा हफ्ता पांचों ट्रेडिंग सेशन एफआईआई ने बिकवाली करी है। मैं टोटल कर रहा था, 3600 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का प्रेशर था बीते हफ्ते में। तो एफआई का मूड बदलता हुआ अब तक नजर नहीं आया है, वो प्रेशर एटलीस्ट फ्राइडे को कम हुआ है। चलिए, लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है, आज की रणनीति क्या होगी? सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, आपकी शुरुआती कोर्ट प्लेट पड़ा था, एक रेंज बाउंड सेशन, सीमित दायरे में कामकाज, क्यों और रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। कोई खास रुझान तेजी या मंदी का नजर नहीं आ रहा है। एक संकेत साफ है कि
ऊपरी स्तर पर बाजार को टिकने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि एफआईज की बिकवाली है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सुस्ती का मूड दिखा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बाजार बहुत तेजी से टूटने के लिए तैयार हों, क्योंकि पोजीशन इस तरह की बनी हुई वायदा कारोबार में निचले स्तरों से थोड़ा बहुत खरीदारी, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट आ जाता है। तो है ट्रेडिंग रेंज में, और काफी लंबे समय से अब ये देखना होगा कि इस ट्रेडिंग रेंज के बाहर किस तरफ निकलता है। तो एक बार जब तक डायरेक्शनल कॉल तभी लिया जाए जब ये इस रेंज के बाहर निकले, और वो रेंज फिलहाल 8,100 8,200 के बीच में नजर आ रही है, जहां पर बाजार बीच में थोड़ा वक्त बिता सकता है। और इस रेंज के बाहर निकलने पर एक डायरेक्शनल कॉल लेंगे, 100 पॉइंट का मूव फिर किसी भी तरफ आ सकता है, जिस तरफ बाजार बाहर निकले। इस बीच में निफ्टी लगभग ऐसा कह सकते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन में है, या फिर एक चाल के विपरीत इन लेवल्स के आसपास आए तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का मौका बन सकता है। दूसरा, निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो काफी समय से एक ट्रेडिंग रेंज में ही है, जो नीचे की तरफ 18,150 पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, और ऊपरी तरफ 18,550 के आसपास जाकर अटक रहा है। तो जब तक इस रेंज के बाहर बैंक निफ्टी ना निकले तब तक थोड़ा माहौल वैसा ही रहेगा कि कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं दिखेगा, और शायद यही वजह की धीमे धीमे थोड़े से वॉल्यूम्स भी अब कम होते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल जहां तक आज का सवाल है, एशियाई बाजारों की चाल पर नजर रखें और उस लिहाज से ओपनिंग मिलेगी, और ओपनिंग के बाद बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो डायरेक्शनलेस होगा शायद आज मार्केट, एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आए। वो दायरा क्या है? 8100 से लेके 8200 के बीच का। इसके बियॉन्ड किसी भी तरफ जाएगा तो एक डायरेक्शनल कॉल लेने का वक्त होगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही रुझान इस समय समझ में आता है। तो शायद आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन होगा। बुलेटिन में आगे मैं आपको तमाम स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताऊंगा ही, लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव जुड़ते हुए। किरण, हाई, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है? आज के लिए कॉल क्या होगा निफ्टी पर? आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग। निफ्टी पे अगर एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव से रुझान दिखाई देगा, तो उस नेगेटिव रुझान का एडवांटेज लेके बाय करने की सलाह होगी। 8100 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 8080 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और टारगेट के लिए 8180 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके होंगे। लैकलस्टर ओपनिंग होती है या फिर एसजीएक्स निफ्टी दिखाता है कि अगर दबाव के साथ शुरुआत वाकई होती है भारतीय बाजारों में, तो शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। 80-80 के स्टॉप के साथ 8180 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। अच्छा किरण, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। जी आशीष जी, दो स्टॉक्स है। ग्लेनमार्क फार्मा बहुत अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ फ्राइडे को एक अच्छी मूव दिखाई दी थी, मुझे लगता है वो कंटिन्यू होती नजर आएगी। 920 का स्टॉप लॉस रहेगा और 950 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता है। दूसरा होगा बायोकॉन, जहां पे 965 का स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट 1010 के होने चाहिए। हो तो फार्मा वो पॉकेट है जो आज किरण के रडार पे है। दोनों जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आए किरण की तरफ से, दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दोनों में खरीदारी करने के मौके। ग्लेनमार्क खरीद के चलें और बायोकॉन में खरीदारी करने के मौके। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। किरण, आपका धन्यवाद। और अब सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी सोनम मेहता के पास। सोनम ने आज सुबह सुबह कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज वो शेयर करेंगी। सोनम, हाई, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। एक और फार्मास्यूटिकल शेयर रडार पर है। यूनियन एडवाइजरी के अनुज दीक्षित ने बिकवाली की सलाह दी है सिप्ला में। लक्ष्य 545 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 580 रुपए का लगाए। दूसरा कॉल है malkansview.com की मेघना मलकान का, जिसने इंजीनियर्स इंडिया में खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य 325 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 300 का लगाए। और आखिरी कॉल या फिर तीसरा कॉल है आईडीबीआई कैपिटल के एके प्रभाकर का, जिन्होंने माइंड ट्री में खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य 516 का है, स्टॉप लॉस लगाए 493 रुपए का। ओके, तो फार्मास्यूटिकल्स फोकस में है। 5 में से 3 ट्रेडिंग आइडियाज फार्मा कंपनीज के हैं, लेकिन डायरेक्शनल कॉल अलग अलग है। किरण मानते हैं ग्लेनमार्क और बायोकॉन खरीद के चलें, लेकिन सिप्ला में अनुज दीक्षित का मानना है बिकवाली करने के मौके होंगे। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया और माइंडट्री में भी आज खरीदारी करने के मौके। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में नीचे जो बैंड चल रहा है उस पर लगातार ये कॉल्स रिपीट होती रहेंगी ओपनिंग से पहले तक, तो आप जब चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन चलिए आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर है? देखिए, गायत्री प्रोजेक्ट्स पर रखिएगा नजर। अगले हफ्ते बोर्ड बैठक होने वाली है सोमवार को, और स्टॉक स्प्लिट के ऊपर कंपनी विचार करने वाली है। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है, उसको 2 रुपए की फेस वैल्यू में स्प्लिट किया जाएगा। तो जनरली स्टॉक स्प्लिट जब होता है, अनाउंसमेंट आता है, तो शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। आज ऐसा ही दिन हो सकता है। जिंदल स्टेनलेस मुश्किल में फंसी हुई कंपनी, कर्ज को लगातार रिस्ट्रक्चर कर रही है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कई बार हम आपको बता चुके हैं। यहां पर
पर अगले शुक्रवार को एक बोर्ड बैठक होने वाली है 23 दिसंबर को, जहां पर कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स या फिर इक्विटी या फिर शेयर्स जारी करती हुई नजर आएगी लेंडर्स को। साथ ही प्रमोटर्स भी कुछ पूंजी डालेंगे, तो देखना होगा किस भाव के ऊपर ये प्रमोटर्स पूंजी डालते हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा। देखना होगा कि वारंट्स में पैसा ज्यादा आता है या फिर इक्विटी के जरिए पैसा डालते हैं, तो इस बोर्ड बैठक पर होगी नजर। रेमंड्स के लिए खराब खबर आती हुई, देखिए कई कंपनियां हमसे बता चुकी हैं कि डीमोनेटाइजेशन का झटका उनको लगा है, उनकी बिक्री में काफी दबाव देखने को मिला। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था डाबर का मैनेजमेंट ये कह रहा था, और अब आप देखिए रेमंड्स का मैनेजमेंट भी बिल्कुल इसी सुर में कह रहा है। वो कह रहे हैं कि 30% उनकी सेल्स इंपैक्ट हुई है डीमोनेटाइजेशन के चलते, तो यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। जी लर्न पर रखिए नजर। देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो ट्री हाउस को खरीदने के लिए इच्छुक थी, इन्होंने कहा था कि वैल्यूएशंस कर रहे हैं और उसके बाद खरीदेंगे, लेकिन जिस तरह से वो तो लॉन्ग वीकेंड देखिए खबरें आई कि ट्री हाउस अपने काफी सारे जो दुकान हैं उनको बंद कर रहा है और कई लोगों की छटनी कर रहा है। अब शायद उनको वो वैल्यूएशंस जी लर्न देना नहीं चाहता, तो जी लर्न ने हाथ खींच लिए हैं, ट्री हाउस को नहीं खरीदेंगे। आपको याद होगा ट्री हाउस के स्टॉक में शुक्रवार को 20% का लोअर सर्किट लगा था, तो ट्री हाउस के लिए तो हो सकता है ये सिलसिला जारी रहे, लेकिन जी लर्न के लिए राहत की बात, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी वाली कंपनियां वो नहीं खरीद रहे हैं। जैकॉब पर रखिए नजर। जनवरी के मध्य में सेकेंड वीक ऑफ जैन में दरअसल नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए जो बोलियां लगाई गई थी उसका नियुक्ति कर दी जाएगी, तो काफी लंबे इंतजार के बाद अब हमें पता चलेगा जीएमआर, जीवीके या कोई और कंपनी कौन बना रही है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो नवी मुंबई में बनने वाला है, क्योंकि जैकॉब के पास लैंड पार्सल्स है नवी मुंबई में। इस शेयर के लिए एक अच्छी खबर मानी जाएगी। ये खबर भी लॉन्ग वीकेंड पर ही आई है, तो यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। आशीष आज ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, ज्यादातर मेरे ख्याल से तमाम स्टॉक्स कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जो आज आपके रडार पर रहने चाहिए। इन सब स्टॉक्स के लिए जो खबरें आई हैं आपकी स्क्रीन पर, कोई रैप अप। रेमंड डिमोनेटाइजेशन का खराब इंपैक्ट होगा, 30% सेल्स ऑलरेडी इंपैक्टेड है, स्टॉक शायद नेगेटिवली रिएक्ट करे। बाकी कंपनियों के लिए अच्छी खबरें, इसलिए आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे वो थम्स अप आता हुआ। लेकिन चलिए आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए, यानी कि आपकी और हमारी नजरें आज का होनी चाहिए। प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आज एक कंपनी डेब्यू करने वाली है। जी हां, आज एक लिस्टिंग है लॉरस लैब्स की। ये आईपीओ करीब 4.5 गुना भरा था, तो देखना होगा 10 बजे किस तरह की लिस्टिंग होती है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद डिजिटल इंडिया अवार्ड्स देंगे। इसके अलावा ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा नोटबंदी में राहत वाले कदम बताएंगे। एयरसेल मैक्सिस मामले में कोर्ट का फैसला आज आना है, और कानपुर में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी साहब। इसके अलावा ध्यान रखें, फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की आज एक बोर्ड बैठक है। फंड रेजिंग पर यह कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है, और इस हफ्ते तमाम टाटा ग्रुप कंपनीज आपके रडार पर रहनी चाहिए। लिस्टेड कंपनीज में पहली थी टीसीएस, जहां से साइरस मिस्त्री को डायरेक्टरशिप से हटा दिया गया। टीसीएस में तो टाटा सन्स की तगड़ी हिस्सेदारी थी 73% की। अब कल इंडियन होटल्स, उसके बाद टाटा स्टील, उसके बाद टाटा मोटर्स और फ्राइडे को टाटा केमिकल्स, सबकी ईजीएम्स लाइंड अप है, और इनमें टाटा सन्स की 31 से 38% की हिस्सेदारी है। तो देखना होगा अब वो माइनॉरिटी शोल्डर्स की वोटिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, किस तरफ वो वोटिंग होती है। तो इस हफ्ते वो पूरा टाटा पैक, टाटा ग्रुप फोकस में रहने वाला है। इन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। ओपेक मेंबर देशों ने ग्राहकों को जनवरी से सप्लाई में कटौती की सूचना दे दी है। मार्केट में ओवर सप्लाई को संतुलन में लाने के लिए यह फैसला लिया गया है, जिसके बाद क्रूड में 2% की तेजी आई है, और फिलहाल ब्रेंट क्रूड $55 के करीब ट्रेड कर रहा है। लेकिन कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आपकी आज का स्ट्रैटेजी हो, इस पर बातचीत करने के लिए अब मेरे साथ कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा साहब जुड़ रहे हैं। रवि जी, सबसे पहले तो कच्चा तेल, अब तो भरोसा बढ़ता हुआ कि शायद 1 जनवरी से वो प्रोडक्शन कट लागू होंगे। ऐसे में कच्चे तेल में कॉल क्या होगा सर, यहां से अच्छी तेजी और खरीदारी करने के मौके? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हाँ, पहले मेरी जो आज की स्ट्रेटेजीज है वो क्रूड पे बाइंग की है। आज को मुझे लग रहा है कि जो ओपेक कंट्रीज ने एज वेल एज रशिया के ऑयल मिनिस्टर है उसने भी कल बयान दिया था कि वो सारे ऑयल फर्म्स है रशिया के, वो अपना आउटपुट कट करे अंडर ओपेक डील। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में 35-80 का फर्स्ट टारगेट रहेगा।
एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है कि क्रूड में सभी जो इंटरनेशनल प्राइसेस है ब्रेंट के, वो कहीं ना कहीं $60 के और मूव करेंगे। एंड जब तक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 3470, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक क्रूड में हमारे पोजीशन बाई की रहनी चाहिए। अच्छा, $55 पे कच्चा तेल कामकाज कर रहा है, ये मोमेंटम क्या $60 है उसके पार ले जाएगा लगता है आपको ब्रेंट पर? मुझे डेफिनेटली लग रहा है, जब लास्ट टाइम हमारी भी बात हुई थी तब भी मैंने क्लियर करा था कि ये डील है वो काफी फाइनल है, एज वेल एज ओपेक एंड नॉन ओपेक देशों का एक संगठित होना और ये क्रूड के लिए एक डील पे एग्रीमेंट होना, वो कई बड़ी बात है। 2001 के बाद ये फर्स्ट डील है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस है वो लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में $60 का लेवल अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, क्विकली बताएं रुपए पे क्या कॉल होगा सर आज के लिए? डॉलर में मुझे लग रहा है जिस हिसाब से यूएस चाइना के टेंशन बढ़े साउथ चाइना सी के इश्यू के लेकर, तो मुझे लग रहा है कि आज डॉलर में थोड़ा करेक्शन होगा। डॉलर इंडेक्स भी वीकनेस दिखा रहा है, तो USD/INR पेयर में मेरा सेल रिकमेंडेशन रहेगा। मेरा फर्स्ट टारगेट 67.60 एंड सेकंड टारगेट 67.40 रहेगा। जब तक ये पेयर है 68.12 का लेवल ब्रेक नहीं करती, तब तक मुझे लग रहा है कि USD/INR पेयर में वीकनेस जारी रहेगी। ओके, तो रुपए में शायद आज मजबूती देखने को मिले 67-60 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल में मोमेंटम इंटैक्ट है, इनफैक्ट $60 तक इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट जाएगा, लेकिन इस समय खरीदारी करने के मौके 35-80 के टारगेट्स के लिए। और साथ साथ कुंवर जी ग्रुप का मानना है कि जिंक में बेच के चलें 183 के टारगेट्स के लिए। रवि जी बहुत धन्यवाद सिंधी सेवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। और क्योंकि कच्चे तेल की बात मैंने छोड़ी थी, अच्छा मोमेंटम है, ध्यान रखें नोटबंदी की मार झेल रहे लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। कच्चे तेल में तेजी के चलते पेट्रोल की कीमतों में ₹2.21 और डीजल के दाम ₹1.79 के आसपास उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹68.94 कर दिए गए हैं, जबकि मुंबई में इसके दाम बढ़कर ₹75.27 के आसपास का भाव है। दिल्ली में डीजल के दाम बढ़कर ₹56.58 पर और मुंबई में डीजल के दाम ₹62.40 के लेवल्स पर पहुंच गए। और ये तो शायद एक पार्शियल इंक्रीज है, क्योंकि जो कच्चे तेल में मजबूती आई है, ओपेक की सहमति, ओपेक नॉन ओपेक के बीच में सहमति, उसके बाद जो कच्चा तेल उछला है, कहा जा रहा है शायद यहां से और प्राइस रिविजन करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन चलिए, आज एक कंपनी फोकस में रहने वाली, वो है फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स, जिसकी लिस्टिंग होगी। ₹428 का इश्यू प्राइस इस कंपनी का आईपीओ का तय करा गया है। कंपनी का आईपीओ करीब 4.5 गुना भरा था, जिससे ₹1332 करोड़ इस कंपनी ने जुटाए हैं। लॉरस लैब्स का रिटेल हिस्सा ऑलमोस्ट 1.6 टाइम्स बढ़ा है। उम्मीद है कि लिस्टिंग के बाद शुरुआत तो अच्छी होगी, लेकिन महंगे वैल्यूएशन से इस कंपनी का ऐसा जानकार मानते हैं, इसलिए शायद ऊपरी स्तरों पर कुछ दबाव, कुछ मुनाफा वसूली का प्रेशर आ सकता है। चलिए अभी लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्विकली निफ्टी की स्ट्रैटेजी। एग्जिट निफ्टी पे फोकस होगा और आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और काला धन वालों को सरकार ने एक और मौका दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है, जिसके तहत काले धन के खुलासे पर 50% टैक्स और जुर्माना लगेगा। 25% रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अघोषित आय की घोषणा करने वालों के नाम का खुलासा नहीं होगा। जानकारी का इस्तेमाल किसी भी तरह की सजा के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगे उनकी खैर नहीं है। टैक्स चोरी पर पूरी आय जब्त हो सकती है और करीब 77% न्यूनतम टैक्स चुकाना होगा। ये योजना 31 मार्च 2017 तक लागू रहेगी। जैसे आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा सुस्ती, मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत की इंडिकेशन। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।